सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। मैं मनीषा आपको पढ़ा रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने यानी कि साउथ अमेरिका आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अभी इसके 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। 3 वीडियो में मैंने आपको 10-10 करके मतलब 10-10 फैक्ट दिए हैं, जिसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जैसे कि आपको अगर बता दूँ तो आपने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस महाद्वीप से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपने देखा कौन कौन से देश इसके किनारे बसे हुए या किस इनके बीच से होकर ये निकल रही हो। दूसरा आपने देखा 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर लाइन यहाँ से गुजरती है, कौन कौन से देश इसके किनारे हैं, मतलब ये आपने देखा। वहीं आपने देखा कि यहाँ पर कौन सी सबसे लंबी या कब सबसे चौड़े मुहाने वाली नदी है, ये आपने देखा। अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में है। नाइट्रेट के भंडार यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये सबसे सूखा विश्व का अगर बात करें तो विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। वहीं पेंटागोनिया मरुस्थल आपने देखा, तो पेंटागोनिया मरुस्थल ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं शीतोष्ण मतलब शीत जो बोलते हैं, शीत टेम्परेट जो होता है वो डेजर्ट है ये। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखना चिली में। भाई अगर आपसे पूछा जाए पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ये अर्जेंटीना में इसका विस्तार है। इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से पूछे जाते हैं। बस आपको बस इनको क्या है 2 से 3 बार रिवीजन करना है। चीज़ों को अपने मैप में अंडरलाइन करते जाना है पेंसिल की सहायता से। बहुत ही इजी वे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मौखिक याद हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ मैं आपको मैप में बता रही हूँ। पूरा फैक्ट लिख के बताती हूँ, उसके बाद आपको मैप में विजुलाइज करवाती हूँ कि किस तरीके से आपको देखना है, कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, इस तरीके से। तो आइए आज देखते हैं। ये पार्ट 4 है साउथ अमेरिका का यानी कि दक्षिणी अमेरिका का, ये आपको बता रहे हैं। जिसमें आपको देखना है सबसे पहले रबर, यानी कि कल क्या पढ़ा था कि रबर के जो बागान होते हैं, यानी कि जो रबर होती है उसके जो बागान होते हैं उसको फेजेंडा कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि रबर जो है सबसे पहले किस नदी के किनारे इसके पेड़ को खोजा गया। तो आपको याद रखना है कि ये रबर है, सबसे पहले रबर के पेड़ को यानी कि अमेजन नदी के किनारे पर खोजा गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नदी के किनारे, अमेजन नदी। तो जाहिर सी बात है ब्राज़ील से होकर बहती है, तो ब्राज़ील में ही इसकी सबसे अधिकतर मात्रा पाई जाती है रबर के पौधों की। तभी तो ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासीलिया है। इस यहाँ पर पाए जाने वाले इस पेड़ के नाम पर ही इसकी कैपिटल का नाम रखा गया है ब्राजीलिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं सबसे अधिक ऊंचाई वाला मतलब जलप्रपात है विश्व में सबसे अधिकतम ऊंचाई पर, मैंने पहले ही बता दिया कि जितनी भी ऊंची चीज़ें आपको मिलेंगी साउथ अमेरिका आपको लगाना है। अगर पूछा जाए विश्व में सबसे अधिकतम ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो टिटिका का झील याद रखना है। वहीं आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे अधिकतम ऊंचाई पर स्थित कैपिटल, तो आपको पता है कोलंबिया की कैपिटल लापाज है, ये आपको इस तरीके से याद रखना है। वहीं आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिकतम लंबाई वाली वो माउंट रेंज कौन सी है, तो आपको याद रखना है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक जो मैंने आपको बताई थी वो एकांकागुआ है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो आपसे पूछा जाए, तो आपको मतलब अधिकतम ऊंचाई पर स्थित जो ज्वालामुखी पर्वत है, जैसे अटाकामा बताया था, कोटोपैक्सी और चिम्बाराजू, 2 आपको याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से। वहीं एकांकागुआ पूछा जाए तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है यानी कि शांत ज्वालामुखी, आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं आप चलते हैं सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात यानी कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो वाटरफॉल्स है उसका नाम आपको याद रखना है एंजल वाटरफॉल। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि एंजल वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है, तो आपको देश का नाम याद रखना है, कौन सी कंट्री में ये आता है, तो ये वेनेजुला में आता है, वेनेजुला देश में, यानी कि वेनेजुला जो कंट्री है उसमें आता है। वही अगर बात करते हैं दक्षिण पूर्वी भाग में, ये वेनेजुला के दक्षिण पूर्वी भाग, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ 2 नंबर ये लिखा हुआ है, आपको यही विजुलाइज हो जाएगा, यहीं पर आपको दिखाई दे जाएगा, आप देखोगे अपने मैप में, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि एंजल जलप्रपात यानी कि जो एंजल जलप्रपात है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ओरिनिको नदी मतलब किन 2 नदियों के बीच में आता है, इस तरीके से पूछ लिया जाए, या किस नदी की सहायक नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा जाता है। तो एंजल जलप्रपात ओरिनिको नदी की सहायक नदी है यानी कि ट्रिब्यूटरी है कैरो नदी।
तो ये कैरो नदी पर स्थित है। ये आपको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला कि एंजिल वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है एंजिल जो वाटरफॉल है वो कैरो नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? कैरो नदी पर स्थित है। भाई पूछा जाए कि कैरो नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है या किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद रखना है ओरिनिको। वहीं आपसे पूछा जाए ओरिनिको किसकी सहायक नदी है, तो ओरिनिको सहायक नदी है अमेजन नदी की। ठीक है, किसकी? अमेजन नदी की। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गया। विश्व का सबसे अधिकतम ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल्स कौन सा है? एंजिल वाटरफॉल्स है, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। ये क्वेश्चन बन सकता है। वही किस कंट्री में आता है, तो ये वेनेजुला में आता है, ये भी बताया आपको। वहीं आपसे पूछा जाए कि किस नदी पर स्थित है, तो कैरो नदी पर। कैरो किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद रखना है ओरिनिको की सहायक नदी है। वहीं आपसे पूछा जाए कि ओरिनिको भी किसकी सहायक नदी है, तो ओरिनिको किसकी सहायक नदी है, आपको याद रखना है अमेजन की सहायक नदी है। एक सबसे लंबी सहायक नदी है अमेजन की। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वहीं अगर बात करें अमेजन नदी के बेसिन, यानी कि अमेजन नदी जहाँ से प्रवाहित होती है उस एरिया में नदी, जिस क्षेत्र में नदी बह रही है उस क्षेत्र को बोलते हैं अमेजन नदी का बेसिन। विश्व की सबसे हल्की लकड़ी उगाई जाती है, मतलब विश्व की सबसे हल्की जो लकड़ी है उस लकड़ी का नाम क्या है? बालसा। तो बादशाह लकड़ी, यानी कि विश्व पूछा भी गया है एक बार कि विश्व की सबसे हल्की लकड़ी का मतलब जो हल्की लकड़ी वाले पेड़ हैं या हल्की लकड़ी है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है वात्सा। ठीक है, क्या है? वात्सा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहाँ मिलती है? अमेजन नदी के बेसिन में। प्रमुख बंदरगाह, यानी कि यहाँ के प्रमुख बंदरगाह आपको देख लेना है, जिसमें से कुछ बंदरगाह आपको मैं बता देती हूँ। बेलम बंदरगाह, साओ लुइस बंदरगाह, वही रियो डी जेनिरो बंदरगाह, ये एक शहर भी है और एक बंदरगाह भी है। वही रियो ग्रांडे बंदरगाह और ब्यूनस आयर्स आपने देखा अर्जेंटीना की कैपिटल है, ये कैपिटल भी है और एक पोर्ट भी है। तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन से? बेलम, साओ लुइस, रियो डी जेनिरो, रियो ग्रांडे और ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स आपको यहाँ मिल जाएगा। रियो ग्रांडे 5 नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा, 5 नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा और 5 नंबर में आपको यहाँ बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्यूनस आयर्स स्थित है इस तरीके से। तो लगभग इस एरिया में आपको ये सारे पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। बेलम बंदरगाह इस साइड मिलेगा, बाकी सारे इधर मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको देखना है। वही अगर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख घास के मैदान, यानी कि घास के मैदान अगर बात करूँ तो 2 टाइप के होते हैं, मतलब किस तरीके से? उष्णकटिबंधीय यानी कि जो टेम्परेट होते हैं और एक होते हैं ट्रॉपिकल। तो टेम्परेट जोन मतलब जो उष्ण यानी गर्म और ठंडी जो एरिया होती है, गर्मी सर्दी पड़ती है, उस एरिया में जो घास के मैदान उगती है उसको बोलते हैं शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट। और ट्रॉपिकल मतलब उष्ण, जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ के जो घास उगती है या फिर जो वन होते हैं उनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो 2 टाइप के हैं, आपको देखना है। सबसे पहले अगर बात करूँ तो ये पंपास दिख रहा है। पंपास का नाम तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन ये तो सबको रट गया कि पंपास घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान है, टेम्परेट घास के मैदान है, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट अब इसमें ये क्वेश्चन उठ के आने लगा है किस नदी के आसपास वाले एरिया में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है ला प्लाटा नदी। ला प्लाटा नदी वही है जो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है, वो इसी के किनारे बसी हुई है। तो आपको याद रखना है पंपास घास के मैदान ला प्लाटा नदी के किनारे वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ये शीतोष्ण यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये आपको याद रखना है। इन घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के हृदय किस घास के मैदान को कहते हैं, आपको याद रखना, पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। इन्हीं घास के मैदान में अल्फा नामक घास उगाई जाती है, जो कि पशुओं के लिए अति उत्तम होती है, मतलब इसे खाकर पशु काफ़ी मोटे हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर मांस जो निर्यात करते हैं, मतलब मांस प्रोडक्शन जो होता है वो अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा नामक घास होती है ये पशुओं के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है और इसे खाकर पशु मोटे हो जाते हैं। जब उनका स्लॉटरिंग की जाती है तो ये सबसे ज़्यादा मांस निर्यात में आता है अर्जेंटीना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पंपास घास की मैदान कैसे शीतोष्ण है, कहाँ किस नदी पर है, तो ला प्लाटा नदी पर है और अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। ये कौन सी घास में पाई जाती है इसमें, तो अल्फा। ठीक है, ये वही लानोस या लानोज कुछ भी हो, लानोस या लानोज यानी कि अमेजन नदी के उत्तर में ओरिनिको की घाटी, ये कैसे है, तो ये ओरिनिको नदी आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ एंजिल वाटरफॉल्स है
वही उसके पास में है कैरो नदी पर एंजल बना हुआ है, और वेनेजुला वाला एरिया आप सर्च करोगे तो पॉइंट नंबर 7 मैंने आपको यहाँ शो किया है, यानी कि वेनेजुला वाले एरिया में आपको देखना है। इसमें क्या है, लानोस घास के मैदान कैसे है, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री में आते हैं, कौन सी नदी के किनारे और कैसे है। तो ये है ट्रॉपिकल, यानी कि जो 0 डिग्री लाइन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है बोले तो, यानी कि टेम्परेट तो हो गया आपका, ये आपको याद रखना है उष्ण कटिबंधीय। ये कौन सी एरिया में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है यानी कि ओरिनिको घाटी, ओरिनिको जो नदी है उस वाले एरिया में ये पाए जाते हैं। और अगर देश की बात करें तो वेनेजुला। पॉइंट नंबर 7 आपको यहाँ मिलेगा, ये आपको याद रखना है। वहीं कैम्पोज घास के मैदान है, कैम्पोज, चाहे कैम्पोज आ जाए चाहे कैम्पोज आ जाए, तो कैम्पोज जो घास के मैदान है ये भी कैसे हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट घास के मैदान है, ठीक है। तो आपको याद रखना है उष्ण कटिबंधीय। कैम्पोज कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण और उष्ण, ये आपको याद रखना है। भाई कैम्पोज कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य है आपको कौन सी जगह पर, कौन सी नदी पर, कैसे है, ये याद रखना है। तो कैम्पोज यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर है, अमेजन नदी के बेसिन में, यानी कि अमेजन नदी में पाए जाते, अमेजन नदी वाले एरिया में पाए जाते हैं, मध्य ब्राजील वाला एरिया। यहाँ आपको स्पष्ट लिखा होगा, इस वाले एरिया में अगर मैं बात करूँ, यहाँ इस तरीके से तिरछा लिखा है यहाँ पर, यानी कि कैम्पोज घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पॉइंट नंबर 8 आपको मिलेगा, मिड जो ब्राजील है वहाँ पर, ठीक है। भाई अगर बात करते हैं शेलवास घास के मैदान, तो शेलवास घास के मैदान ये भी उष्ण कटिबंधीय है। देखो ब्राजील से क्या है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन देखने को मिलती है ऊपर वाले एरिया से, इसीलिए यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मौसम नहीं होता, 12 बजे तक खूब गर्मी पड़ती है, खूब अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। दोपहर 12 बजे के बाद क्या होता है, जैसे 3-4 बजते हैं झमाझम बारिश होती है और मौसम एकदम चिल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो घास के मैदान यानी कि जो 0 डिग्री लाइन है, इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है उसको उष्ण बोला गया है। यहाँ पर किसी प्रकार का मौसम नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलते हैं, यानी कि अमेजन के घने जंगल की बात करते हैं तो ब्राज़ील वाले एरिया में ही देखने को मिलते हैं। तो मुख्य कारण यही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कैम्पोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मध्य ब्राज़ील में कैसे है, उष्णकटिबंधीय, कौन सी नदी के किनारे, अमेजन नदी। भाई सेल्वास घास के मैदान, सेल्वास घास के मैदान ये आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। ये सेल्वास आपको ब्राज़ील में मिल जाएंगे। भाई ग्रांड चाको घास के मैदान, यहाँ से क्या निकल रही है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा अर्जेंटीना वाले एरिया से होकर निकलती है और पराग्वे से होकर निकलती है। तो यहाँ पर जो अर्जेंटीना और पराग्वे वाले एरिया में आपको ग्रांड चाको मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी घास के मैदान, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही सा आएगा ये किस प्रकार के हैं और कौन सी कंट्री में और किस नदी से। तो ये आपको जो जिनके साथ नदियाँ जोड़ी गई हैं वहाँ से क्वेश्चन उसी तरीके से उठ के आया है। वहीं ग्रांड चाको आपको याद रखना है कैसे है, टेम्परेट है और ये टेम्परेट हो गए। वही सेल्वास आपको याद रखना है और इस तरीके से आपको कैम्पोज याद रखना है, लानोस याद रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिस तरीके से मैंने आपको मैप में नंबरिंग करके बताई है। जैसे आपको बात बताऊँ कंपास, यानी कि कंपास 6 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। वहीं आपको लानोस बताऊँ तो लानोस यानी कि 7 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा वेनेजुला वाले एरिया में। वहीं कैम्पोज आपको बताऊँ तो मध्य ये वाले एरिया में, मध्य ब्राज़ील में। वहीं सेल्वास आपको बताऊँ तो सेल्वास आपको मिल जाएगा ये ब्राज़ील वाले एरिया में, यानी कि नॉर्थ साइड। वहीं ग्रांड चाको आपको मिलेगा अर्जेंटीना और पराग्वे वाले एरिया में। तो जिस क्षेत्र से मतलब 0 डिग्री निकलती है वहाँ तो उष्ण रहते हैं, और जिस क्षेत्र से अगर मकर रेखा निकलती है, सॉरी कर्क रेखा मकर रेखा निकलती है उस वाले क्षेत्र में थोड़ी सर्दी टाइप की रहती है, तो वहाँ पर शीतोष्ण बोल दिया गया है, ठीक है। तो आज आपने क्या देखा, सबसे पहले अमेजन नदी के किनारे रबड़ के पेड़ को खोजा गया, ये आपने देखा। अमेजन नदी के बाद आपने देखा मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित जो जलप्रपात है वो आपने देखा, यानी कि एंजल वाटरफॉल कौन सी नदी के किनारे, कैरो नदी के किनारे, ये आपने देखा। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद आपने इसकी प्रमुख बंदरगाह देखे, जैसे ब्यूनस आयर्स हो गया, रियो डी जेनेरियो हो गया,
बेलम हो गया, इस प्रकार से इसके प्रमुख बंदरगाह हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से घास के मैदान हैं, यानी कि शीतोष्ण, गर्म और ठंडे। अगर आपको गर्म और ठंडे भी आ गए ना तो भी आप कर जाओगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिस तरीके से आपने उत्तरी अमेरिका में यानी कि पेरिस घास के मैदान पड़े थे, वो कैसे थे, तो वो टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे, उसी प्रकार के पम्पास हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पम्पास की एक और विशेषता है कि यह अल्फा अल्फा नामक घास भी उगती है, जो पशुओं के लिए काफ़ी उत्तम होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके लिए कल उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं आशा कर सकती हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो पढ़ा रही हूँ, सारी चीज़ें आपको विजुलाइज हो रही होंगी मैप में, क्योंकि आपकी जीत वही है कि आप प्रत्येक दिन कुछ नया सीख रहे हो, यही आपकी लर्निंग है और यही आपकी जीत है, ठीक है। तो आपको पहले से ही तैयार होना है, हर मौसम चाहे कैसा ही हो, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हमें बस अपना कर्म करना है, कर्म करना नहीं भूलना है। फल की इच्छा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करेंगे, यही हमारा दृढ़ संकल्प रहेगा कि हमें आने वाले समय के लिए पहले से ही तैयार होकर रहना है। तो इसके लिए आप कल फिर कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि साउथ अमेरिका कल कंप्लीट करते हैं। बस आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।